नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपको सिंपली कोरोना से अलर्ट करने आए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना के केसेस एक बार फिर देश में तेजी के साथ बढ़ने लग गए हैं। हाल ही में करीब 1300 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। महाराष्ट्र में ये स्पीड सबसे ज़्यादा है हमेशा की तरह और 5 जानें भी चली गई है। स्थिति की गंभीरता को कुछ इस तरीके से समझिए कि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर एक हाई लेवल मीटिंग की है, स्थितियों का जायजा लिया है। केंद्र का स्वास्थ्य विभाग लगातार राज्यों के संपर्क में है और एहतियात बरतने की बातें कर रहा है। लेकिन अचानक से कोरोना के केसेस क्यों बढ़ने लगे? बीच बीच में कुछ स्पाइक्स हम आते हुए देखते थे, लेकिन क्या इस बार ये स्पाइक वाकई खतरनाक हो सकता है? एहतियात बहुत सारी हम जानते हैं हमें क्या बरतना होती है, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था कि डेली 1300 के पार यह आंकड़ा निकल रहा है, 1300 केसेस, जबकि हम ऑलमोस्ट 100 के नीचे चले गए थे। लेकिन तो उस हिसाब से तो 13 गुना यहाँ बढ़ोतरी हो गई है। 5 महीने के बाद महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, 300 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे के हिसाब से और ये केसेस रजिस्टर किए हैं। एक ही दिन में 5 लोगों की जान जाती हुई है, यहाँ पर देखी गई है। पीएम ने इस पर एक अहम मीटिंग की है। तो ये वो सारे अलर्ट पॉइंट है जो कोरोना के लिए हमें बताते हैं कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चेता रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी वो कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए। और इस पर जो आग में घी डालने वाली बात है कि इन्फ्लुएंजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, H3N2, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में कोविड-19 के वायरस के साथ इन्फ्लुएंजा वायरस एक साथ पाया गया और वो फैटल यानी कि जानलेवा भी साबित हुआ है। ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। तो आइए आज थोड़ा और इसको समझेंगे। अलर्ट मोड ऑन करने का वक्त आ गया है। आप भी हमारे साथ अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे इस बीमारी को फिर से अपने पांव पसारने से रोका जा सकता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सर एच रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के डायरेक्टर क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित, सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश दरगढ़ और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पंडित, आपसे ही शुरू करते हैं। हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी, तब पूरा फोकस था वो इन्फ्लुएंजा पे था। ये था कि कुछ मरीजों में कॉम्बिनेशन निकल रहा है, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। लेकिन अब कोविड-19 में हार्डली 2-3 हफ्ते बीते हैं और बहुत तेज स्पाइक, और हालत ये है कि देश के प्रधानमंत्री को उस पर एक हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ गई है। तो क्या मामला थोड़ा सीरियस टर्न आउट हो गया है? सर म्यूट हैं आप। आई एम सो सॉरी। 2 डेढ़ हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी इसी प्रोग्राम पे। तभी मैंने कहा था कि थोड़ा सीजनल वेरिएशन है और ये जो केसेस है हमें स्पोरेडिक दिख रही है। इस वक्त तो केसेस सब जगह पे जो है देश में बढ़ती हुई दिख रही है, पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो है इसके ऊपर कॉशियस रहना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। इसके कहने का कारण 2 है। एक, जो मौसम है, अभी तक पूरी तरह से हम समर में नहीं गए हैं। हम अभी भी विंटर और समर के बीच में के मौसम में है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। कई हिस्सों में बारिश हुई है देश में, जैसे महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी। दूसरी बात, इस सीजन में जो है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हमेशा रहते हैं और अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोविड और बाकी का वायरल इन्फेक्शन की भी टेस्टिंग हो रही है। तीसरी बात, जो भी केसेस दिख रहे हैं, अधिकतम केसेस नॉर्मल पब्लिक में, नॉर्मल लोगों में जो है माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है। और सिर्फ जो हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग जो है सीरियस बीमारी देख रहे हैं। फिर भी आईसीयू में बहुत कम लोग हैं, हॉस्पिटल में बहुत कम लोग हैं, इसलिए प्लीज पैनिक मत होइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सब लोगों को, पैनिक मत होइए। यस, केसेस बढ़ रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो है, हम सावधानियों के बारे में बात करेंगे ही आपके शो जैसे जैसे बढ़ेगा, पर इस वक्त पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम टेस्टिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में। टेस्टिंग की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो काफी अच्छी है बाकी के देश के हिस्सों के अगर आप कंपेयर करें तो। इसलिए रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और आपको जो है नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट यस, फ्लू और फ्लू लाइक इलनेस के पेशेंट्स आ रहे हैं और अधिकतम पेशेंट घर पे जो है अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पैनिक मत करिए। पहली लाइन आ रही डॉक्टर पंडित की तरफ से। डॉक्टर दरगढ़, क्या 2020 से अब 2023 में आ गए हम, तब भी बात होती थी कि ये बीमारी जो है वो एक समय में एक ऐसी हो जाएगी कि वायरस हमारे बीच में से कहीं जाने नहीं वाला और ये फिर एक रेगुलर वायरस के तौर पे हर साल आता रहेगा। क्या इस बार के ऑनसेट को हम उस तरीके से देख सकते हैं कि ये उस साइकिल में अब एंटर हो चुका है जहां ये आगे पीछे गाए बगाए आता रहेगा?
धन्यवाद आपको मुझे इस अपॉर्चुनिटी के। देखिए जरूर केसेस जरूर बढ़ी है, जैसे राहुल ने अभी कहा है, लेकिन पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स अभी अपेक्षा यह थी कि इस 2023 के एंड तक शायद ये कोविड ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड से, ऐसे लोगों की कुछ धारणा थी, कुछ लोगों का विचार था। बट ये सडनली डेफिनेटली कुछ नंबर तो डेफिनेटली बढ़ा है, आपके आंकड़ों से जाहिर होता है। और ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी यहाँ जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था 7 हिल, वहाँ पे करीब जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था मुंबई का, तो उनकी करीब लास्ट 3-4 महीनों से 5-6 केसेस ऊपर नहीं थी। यस्टरडे कल हमारे 25 से ज़्यादा केसेस हुई है। तो पॉजिटिविटी रेट भी टेस्टिंग का अराउंड 10% आ रहा है। 1300 केसेस ऑल इंडिया हो रही है। बट आई थिंक सभी माइल्ड केसेस है। हॉस्पिटलाइजेशन की जैसे राहुल ने कहा बहुत कम जरूरत है। आईसीयू में बहुत कम लोग जा रहे हैं। और जो लोगों को कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे पुरानी अस्थमैटिक, सीओपीडीज, इम्यूनोसप्रेस लोग, जो भी एल्डरली पीपल है, जिनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की और उसके हिसाब से अपने को कुछ सावधानियां बरतने का जो दिया है विचार, वो आई थिंक जरूर करना जरूरी है, क्योंकि ये वेव में कुछ मॉर्टेलिटी जरूर हुई है। 2 नंबर बहुत बड़ा नहीं है, पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। बट डेफिनेटली पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉशियस तो रहना पड़ेगा। डॉक्टर भाटी, दिक्कत यह है कि और भी बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा हैं, और वो फैल रहे हैं, उससे भी हमने देखा जाने जाती है। लेकिन जैसे कोरोना, थोड़े डरे हुए तो हम हैं ही, लेकिन जैसे ही ये कोरोना का मामला आता है, और इसमें शायद एक बात भी है कि जब ये फैलता है तो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और इसका एक ही तरीका है, वो है टेस्टिंग। क्या इस समय वापस से टेस्टिंग के लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, मुस्तैदी दिखाई जा रही है टेस्टिंग में? क्या रिपोर्ट है इस समय? समीर जी, शायद आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार उसको वापस से रीपैच करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं वापस से डॉक्टर पंडित के पास जाता हूं। डॉक्टर पंडित, तो देखिए, जो मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं वो यही कि क्या ये हम इसको माने कि अभी एक साइक्लिक चीज़ हो गई, जिसकी आप लोग अक्सर जिक्र करते थे कि भाई ये अब परमानेंटली कभी नहीं जाएगा, ये वायरस हमारे बीच में रहेगा, अलग अलग रूप में आता रहेगा, और शायद मॉर्बिडिटी भी हम जो देख रहे हैं वो यही है कि भाई कोई ना कोई तो इसका शिकार बनेगा, जहां पर थोड़ा कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या जिनको कोई बहुत बड़ी इलनेस है। वो खबर इन जनरल शायद होती तो नहीं आती, लेकिन चूंकि कोरोना से जुड़ी हुई है इसलिए ज़्यादा उभर के सामने आती है। देखिए, बिल्कुल कभी ना कभी तो इनको ये मानना पड़ेगा कि ये अभी जो एक सीजनल फ्लू की तरह हो गया है करके। और अगर आप फ्लू को भी देखें, इन्फ्लुएंजा को भी देखें, तो इन्फ्लुएंजा के भी कई सालों से पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कोई कोई पेशेंट जो इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो कोविड का जो अभी फिलहाल हमारे पास जो अलर्टनेस है, क्षमता है टेस्टिंग की, उस वजह से जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और स्वाभाविक है उसकी न्यूज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को भी सक्रिय रहना जरूरी है, लोगों को भी जो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको इस वक्त बोलना कि ये ऑलरेडी सीजनल हो चुका है, थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक हमने ऑफिशियली पैंडेमिक जो है कॉल ऑफ नहीं किया है। पर जब भी हम ऑफिशियली पैंडेमिक कॉल ऑफ करेंगे, उस वक्त ये तो मान के चलना पड़ेगा कि ये वायरस हमारे साथ रहने वाला है। हमारे पास जो अभी पिछले 10 साल में का उदाहरण है वो है H1N1। 2009 में H1N1 का काफी प्रकोप था पूरी दुनिया में, महाराष्ट्र में भी था, पुणे में, बंबई में काफी केसेस थे। और अगर आप आज देखो तो स्पोरेडिक केसेस H1N1 के आते हैं, कोई लोकेलिटी में आते हैं या किसी शहर में आते हैं, थोड़े दिनों के लिए जो इसका जो है संक्रमण होता है, उसके बाद इसका संक्रमण कम हो जाता है। तो इसी तरह शायद कोविड का कभी ना कभी हमें देखेंगे कि साइक्लिक एक चेंज चलती रहेगी, और पेशेंट्स जो है कहीं से स्पोरेडिकली दिखते रहेंगे। पर इस वक्त बोलना है कि ये सीजनल हो गया है, ये आई थिंक जरा प्रीमेच्योर है। हमें इसके बारे में अभी भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक हम न्यू वेरिएंट या कोई क्लस्टर में ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि सब केसेस इसी क्लस्टर से उभर के आ रही है, तब तक मैं कहूंगा स्पोरेडिक केसेस के बारे में हमें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमें कोई नया वेरिएंट मिलता है जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, वो ज्यादा जल्दी स्प्रेड कर रहा है, या इसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो R0 जो बोलते हैं उसका जो बहुत ज्यादा है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट तो इस वक्त बढ़ेगा, क्योंकि हम जो उन्हीं को टेस्ट कर रहे हैं जो बुखार लेके आ रहे हैं। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट स्वाभाविक है कि बढ़ने वाला है। पर बाकी पेशेंट्स में हम लोग इतना टेस्टिंग नहीं कर रहे, ट्रेसिंग अभी नहीं हो रही है, और शायद जरूरत भी नहीं है उसकी इमीडिएटली पैनिक होकर ट्रेसिंग के ऊपर जाने की। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको जरूर टेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल।
भाटी साहब जुड़ गए हैं। तो भाटी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालांकि यही आया है कि इसकी रणनीति क्या हो तो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट वाली बात वो हर बार निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल अगर मैं पूछूं तो टेस्टिंग के क्या मानदंड है और किस लेवल पर हो रही है? बिल्कुल, देखिए रैंडम टेस्टिंग जो कर रहे हैं तो रैंडम टेस्टिंग के अंदर तो उस तरह से पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, पर जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं अब उसमें दो तरह के हैं। काफी सारे लोग हैं जो फ्लू के लिए टेस्ट कराने आते हैं और साथ ही साथ उनका कोविड टेस्ट भी होता है। तो जो भी फ्लू लाइक सिम्टम वाले हैं, स्पेसिफिकली जैसा हम देखें कि अभी H3N2 काफी ज्यादा प्रिवेलेंट में है, तो उसके लिए जो आते हैं कई बार क्योंकि सिम्टम सेम होते हैं उनका फिर इंसिडेंटली कोविड पॉजिटिव निकलता है। इस तरह के केसेस आ रहे हैं काफी। बाकी उतने नंबर ऑफ केसेस अभी पेशेंट अपने आप से कराने नहीं आ रहे। काफी सारे लोग जो सिम्टोमेटिक भी हैं वो घर पे भी, क्योंकि अब तो होम टेस्ट किट अवेलेबल है, तो घर पे टेस्ट कर लेते हैं। तो जो घर पे टेस्ट होते हैं वो वैसे ICMR में अपलोड नहीं होते, तो वो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाते। डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ती रहेगी, जैसा हम देख भी रहे थे स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन या इसके जो भी सब लीनिएजेस थे या जो इसके रिकॉम्बिनेंट जितने भी तरह के इसके, क्योंकि 1000 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुकी है, तो उनमें कोई भी इन्फेक्टिविटी तो देखी गई है निश्चित तौर पे, और हल्का फुल्का इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी देखा हुआ है कि आपको री इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट बीमारी की गंभीरता कम देखी गई है क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। यहां पर एक्चुअली सरकार इसलिए इस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस कर रही है कि टेस्ट होने जरूरी है, क्योंकि जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उनमें से हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर कंसिस्टेंसी से चलती रहे तो वेरिएंट में कोई और तरह का बदलाव आए उसको हमें ट्रैक करना जरूरी है। पर फिलहाल अभी फॉर्चुनेटली देखा गया है कि थर्ड वेव के बाद, ओमिक्रॉन के बाद उस तरह से वायरस पूरी तरह से नहीं बदला जैसा हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव के अंदर देखा था कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो पूरा वायरस में उस तरह से बदलाव आ गया था। तो अभी इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है जैसा बताया भी अभी जो कल मीटिंग हुई थी कि उसमें हमें जीनोम सीक्वेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के नए वेरिएंट को लेके हम वॉचफुल रहें। ठीक है डॉक्टर रमेश, तो क्या वापस से मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का, हैंड हाइजीन, मतलब मैं कह रहा हूं प्रॉपर तरीके से, ये तो हम हमेशा ही कहते आए हैं, लेकिन एक मास लेवल पे वो एक्टिविटी होती है तो अलग ही दिखाई देती है जब लोग थोड़ा अलर्ट होते हैं, उसका वक्त आ गया है? आई थिंक कल ही प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ये मास्क पहनने का जब भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो और जो लोग इम्यूनोसप्रेस है उनके लिए तो मास्क अनिवार्य हो जाएगा। ऑफकोर्स अभी ये जो भी पंडित साहब ने कहा कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, इसके वेरिएंट तो चेंज हो रहे हैं। मास्क आई थिंक यूनिवर्सली अभी तक तो आई थिंक रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो भी यहाँ क्राउडेड है, आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, यहाँ कोई पेशेंट को विजिट कर रहे हैं, यहाँ कभी जब इम्यूनोसप्रेस पेशेंट कहीं भी बाहर जा रहा है उनके लिए तो वैसे भी मास्क की अनिवार्यता जरूरत है। हम काफ़ी दिनों के बाद मास्क से छुटकारा मिला था लोगों को, और अब ऐसा लगता है कि फिर से वो मास्क की दुनिया में तो जाने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है, इतने सीरियसली जाने के जब। बट आई थिंक सर्टेन पॉपुलेशन जो भी रिस्क पे है और जहां भी आप उस क्राउड में जा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब तो आपको मास्क अनिवार्य हो जाएगा जरूर। आई थिंक इंटरनेशनल ट्रैवल एक और जगह रहेगी, वहां पे शायद आपने को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि कई डॉक्टर साहब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, काफी सारे लोग ट्रैवलिंग के प्लान बना रहे हैं, विद इन कंट्री घूमेंगे, इंटरनेशनली घूमेंगे, तो फिर इसके बढ़ने के चांसेस थोड़े और हो जाते हैं। करेक्ट, ये नेक्स्ट आई थिंक 10-15 दिनों में पता चलेगा कि ये नंबर कितना बढ़ रहा है, और इसका होगा तो शायद अब इंटरनेशनल ट्रैवल पे कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। बट अभी की हालत में तो लगता नहीं कि हमको वो मास स्केल पे बहुत बड़ा अब कंट्रोल करना पड़ेगा या कुछ बहुत मास्क की अनिवार्यता सभी लोगों के लिए हो जाएगी, ऐसा तो अभी की सिचुएशन में तो नहीं लग रहा है। तो स्पेशल केसेस में लेकिन जरूर लगाएं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर पंडित, यहाँ पर एक और चीज मायने रखेगी कि अब चूंकि हमने पहले देखा कि बीच में यूरोपियन कंट्रीज हुए, अमेरिका में काफ़ी बड़ा स्पाइक आया था, लेकिन तब भारत में कुछ नहीं हुआ। इस समय मुझे नहीं लगता, मतलब ये आप बताएंगे अपडेट, तो हमें बाकी कहीं से ऐसी कोई खबरें ज़्यादा सुनने को मिल नहीं रही है, लेकिन इंडिया में एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो ये जो कपलिंग है या डीकपलिंग है, इसके कोई मायने हैं? साइक्लिक वेरिएशन तो आते रहेगी पूरी दुनिया में, अगर इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, ये वायरसेस जो है हमको दिखते रहेंगे, पर इसका कोई ऐसा कपलिंग या डीकपलिंग इफेक्ट नहीं बोला जा सकता कि जब यूरोप में होगा तो हमारे पास नहीं होगा। पर अभी तक के जो वायरस की हिस्ट्री है वो आप देखो तो इट एक्चुअली मूव्स अराउंड द ग्लोब, और हम जो है वो देखते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी देश में जो है केसेस बढ़ जाती है।
पर मैं यही कहूंगा जो अभी डॉक्टर दरगढ़ साहब ने कहा और डॉक्टर भाटी साहब ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग पे ध्यान दीजिए। जब तक हम नया कोई वेरिएंट जिसकी कि आर नॉट या कोई क्षमता उसकी क्रिटिकलिटी अगर ज्यादा नहीं है तो हमें जो है पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ सतर्क रहना चाहिए। और कई क्लस्टर से तुम्हें उभर के आ रहे केसेस ये देखने की जरूरत है। हाई रिस्क पॉपुलेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या हॉस्पिटल के कर्मचारी हो तो आप मास्क एक हेल्थ हैबिट करके कृपया पहनिए। इसको जो है मैंडेटरी बनाने के लिए रुकिए मत, क्योंकि शायद मैंडेटरी बने भी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा सबको मैंडेटरी करना। पर आप अगर अपनी हेल्थ हैबिट बना के अगर आप इसको यूज करेंगे तो ना तो सिर्फ आप कोविड से अपने आप को बचा पाएंगे, बट जो बाकी के जो वायरस है उससे भी आप बहुत हद तक जो है बच पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये दो मैसेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक मत कीजिए, जीनोम सीक्वेंसिंग को जो है हमें एट गवर्नमेंट लेवल, एट लेबोरेटरी लेवल जो है इंपॉर्टेंस देना है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को जो है जरूर उसके बारे में हेल्थ हैबिट करके यूज करना चाहिए। बिल्कुल एक अवेयरनेस दिखती भी डॉक्टर साहब, जब हम कई बार पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं और इन दिनों में खास तौर पे देख रहा हूं तो कई लोग, ना सिर्फ वो लोग जिन्हें शायद थोड़ा खतरा होगा, बल्कि मैं कई यंगस्टर्स को भी देखता हूं, इन जनरल लोगों को देखता हूं कि मास्क वगैरह लगा रहे हैं। तो शायद एक वो हैबिट में भी आ गया और एक अवेयरनेस के लेवल भी बढ़े कि वो मास्क कैरी कर ले रहे हैं। अगर ऐसी खबरें चारों तरफ हैं जो अच्छी बात है, तो आपको भी लगता है तो जरूर ये मास्क वाली हैबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखिए। जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां लगाइए। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, नॉट ओनली कोविड आप 10 तरह की जो दूसरे इन्फेक्शनरी डिसीजेज है आप उससे भी बचते हैं। एक छोटा ब्रेक यहां पे मुझे लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और प्रिकॉशनरी चीजें और खासतौर पे वैक्सीनेशन की बात, जिसे हम बिल्कुल शायद भूल चुके हैं, लेकिन जिनके प्रिकॉशनरी डोजेस नहीं लगे हैं, जिसने 3rd डोज नहीं लिया है, बच्चों में खासतौर पे। और अगर मैं बात कहूं, बहुत सारे बच्चों का भी स्किप हो गया था। क्या करना चाहिए, क्या वक्त है दोबारा से हम डोज की तरफ जाए, और कुछ और इसी से रिलेटेड बातें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना अलर्ट, क्योंकि देश में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री उस मीटिंग को चेयर करें, उन्होंने कहा और पूरे एनालिसिस लिया पूरी सिचुएशन का। हम नंबर्स भी देख रहे हैं कि अचानक से 1300 का आंकड़ा पार हो गया डेली केसेस पे। महाराष्ट्र अगेन सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड है और 5 लोगों की जान जाने की खबरें भी हैं। तो कोरोना ने फिर एक बार अपना असर दिखाना शुरू किया। लेकिन ब्रेक से पहले हमारे पूरे डॉक्टर पैनल से डिटेल बातचीत हुई। पैनिक नहीं करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना है। सेफ डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्किंग जहां अनिवार्य, यही सारी चीज़ें हमें इससे बचाएंगी। लेकिन कुछ और बातें हम कर लेते हैं। डॉक्टर भाटी, ये बताएं कि वैक्सीनेशन जहां तक अब आंकड़ा आप ही बताएंगे, लेकिन जैसे ही ईज हुई थोड़ी सिचुएशन, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अपना जो तीसरा डोज है या जो एक प्रिवेंटिव डोज था उसको भी स्किप कर दिया। बच्चों के लिए वैक्सीन आ तो गई थी, हम बहुत सारी खबरें करते थे, लेकिन पता नहीं कितने बच्चों ने ली, वो आंकड़े भी बहुत स्पष्ट नहीं। क्या हालत है इस समय वैक्सीनेशन की? बिल्कुल, देखिए बूस्टर डोज की वैसे भी उतनी फुल कवरेज नहीं हो पाई थी, लोगों ने बूस्टर नहीं ली थी काफी। पर दिल्ली में स्पेशली अगर हम देखें तो जो लोग पार्शियली वैक्सीनेटेड थे उस समय कुछ हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया था ओमिक्रॉन के टाइम पे भी, पर वो वही लोग थे जिन्होंने या तो कोमॉर्बिड वाले थे या जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन का डोज नहीं लिया था। दूसरा, हमने इसमें ये भी देखा था कि ओमिक्रॉन के जितने भी सब लीनिएजेस थे उसमें हमारी जो वैक्सीन थी वो काफी इफेक्टिव रही थी, लोगों को गंभीर बीमारी नहीं रही थी, पर फिर भी कवरेज बूस्टर का उतना नहीं हुआ जितना सेकेंड डोज लोगों ने ले ली थी। और इसके अलावा बच्चों की जो थी वो हमारी 12 से ऊपर वाले ग्रुप के लिए ही रोल आउट हुई थी, तो उस ग्रुप के अंदर लगी थी। पर जो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन 2 आई थी वो वैक्सीन रूल आउट नहीं हुई थी। बट हमारे जो टीनेजर्स थे उन लोगों में वैक्सीनेशन की संख्या काफी अच्छी रही थी और काफी संख्या में लोगों ने ली भी ली थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिनका प्रिवेंटिव डोज या बूस्टर डोज बचा है उन्हें ले लेना चाहिए, बच्चों को जिनको नहीं लगी उनको ले, लेकिन जिनको सब कुछ भी हो गया है, लेकिन अब एक अच्छा खासा वक्त बीत गया सर, करीब 8-1 महीने का बूस्टर और इसके बीच भी, क्या अब और अगले चौथे डोज के लिए वक्त आ गया है? डॉक्टर पंडित मेरे लिए जी सॉरी, बट साहब ऐसा है ना कि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी है जो कि इसके ऊपर हमेशा मीटिंग्स करती है और विचार विमर्श करती है। साथ में आईसीएमआर जैसी एजेंसी है, हमको व्हील री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी उनसे गाइडेंस आएगी उस गाइडेंस को इसमें हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन पॉलिसीज के अंडर आता है। अगर ये पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन के लिए अगर वो बोलते हैं कि अब इस वक्त डोज आ गए, जरूरत आ गई है कि हमें एक
और दूसरा प्रिकॉशनरी डोज लगाना चाहिए या जो भी बूस्टर डोज लगाना चाहिए, जो भी उसकी हम व्याख्या करें, तो हम मेरे ख्याल से हमको उसको फॉलो कर लेना चाहिए। क्योंकि हम अगर इंडिविजुअल ओपिनियन देंगे तो फिर वो नहीं, गॉट योर पॉइंट सर, अंडरस्टूड है ये। लेकिन जिनका छूटा है, जिनका अभी तक नहीं हो पाया गया, उन्हें है उनको वो तो एडवाइजरी है सर, उस एडवाइजरी को प्लीज फॉलो कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बहुत अच्छे विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, और अगर वो लोग सब मिलके किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वो एडवाइस हमें फॉलो कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हित में है। चलिए ठीक है, तो ये है कि वक्त है, देखिए फिर से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, किसको कैसे इम्पैक्ट करेगा ये तो आज भी एनालिसिस हो रहा है। इसलिए बेस्ट यही है कि वैक्सीनेशन हम जानते हैं उसने हमें बड़े पैमाने पर एक राहत दी है, कवर दिया है, उसने बहुत जानें बचाई हैं, तो वो बेस्ट हमारे पास एक सोल्यूशन है इसका। जिनका भी वैक्सीनेशन ड्यू है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो हेल्दी लोग हैं, लेकिन अगर उनका बूस्टर डोज बाकी है अकॉर्डिंग टू द जो भी गाइडलाइन जरूर ले लें, यही हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय है। और हाँ, जो जनरल एक अवेयरनेस हम सबके बीच में है, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, और वैसे लोग साधुवाद के पात्र भी हैं जो मास्क पहन रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा और अलर्ट होने की जरूरत है। हाँ, बेसलाइन यही है कि कोई पैनिक नहीं करना है और बस इन छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी वक्त वक्त पे सरकार की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से उस पर गाइडलाइंस और अपडेट्स आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक आज की बातचीत काफी अच्छी है और लोगों को जागरूक बनाने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद सर।